नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अजीब व गरीब हालात से भारत की राजनीति गुजर रही है। झारखंड में ट्रस्ट वोट जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा पार्टी, उसने हासिल कर लिया। इसके बावजूद भी कि किस तरीके से जो केंद्र की जो एजेंसियां हैं, जो एक खास पॉलिटिकल पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी के लिए साफ तौर पर काम करती हुई नजर आ रही हैं, वो किस तरह से हमला कर रही हैं एक के बाद एक राज्य सरकारों पर, एक के बाद एक मुख्यमंत्रियों को, खासकर जो विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री हैं उनको जेल भेजने की तैयारी, या फिर जेल में वो पहले से ही मौजूद हैं। यहाँ हेमंत सोरेन का हम जिक्र कर रहे हैं कि कैसे हेमंत सोरेन सीधे जेल से विधानसभा पहुंचे और वहां पे ट्रस्ट वोट उन्होंने हासिल कर लिया, यानी किसी तरीके से वो अपनी सरकार को बचाने में कामयाब हुए। फर्क जो था, जो विपक्ष में और उनके पक्ष में वोट पड़े, उनमें भी अच्छा खासा फर्क था। 47 बनाम 29 का फर्क था, 47 वोट उनको मिले। ये सरकार तो किसी तरीके से बच गई, पार्टी भी टूटने से बच गई, लेकिन क्या वाकई कब तक बची रहेगी? ये चुनौतियां किस तरह से देखने को मिल रही हैं, और खासकर इस पर चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सीधे तौर पर बीजेपी अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करके, मुझे ये कहने में बिल्कुल झिझक नहीं है कि किस तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल करके ये कोशिश कर रही है कि किसी भी राज्य में जो प्रशासन है वो विपक्ष की पार्टियों के हाथ में ना हो, यानी कि चुनाव का जो मैनिपुलेशन है वो करने की कोशिश की जाए कि पूरे तरीके से जो वहाँ का प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बीजेपी जो शासित सरकारें हैं वो उन्हीं के पास हो। बिहार से लेकर झारखंड तक, बिहार में एक तरह से कामयाब हो गए नीतीश कुमार को अपनी तरफ करने में, अब उनकी पसंद का उनका मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन झारखंड में ये कोशिश हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ये पूरी तरीके से नाकाम हो गई। इसके क्या मायने हैं भारतीय राजनीति में, खासकर जो आम चुनाव है उससे कुछ ही हफ्ते की दूरी पर हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी मौजूद हैं, बिहार, झारखंड, पूरे जो मैं कहूँगी उत्तर भारत की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अजय आशीर्वाद मेरे सहयोगी द वायर में, और साथ ही विनोद सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, रांची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। CPI-ML के विधायक हैं और लगातार वो मुख्यमंत्री के साथ बने रहे, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने कल भाषण भी दिया। उनसे भी हम ये समझेंगे कि किस तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं पार्टी को एकजुट रखने से लेकर, मुझे ये भी मालूम है अच्छी तरह से कि कैसे विधायकों को बाकायदा राज्य से भी अलग शिफ्ट करना पड़ा ताकि वो एक साथ बने रहें। इस तरह की चुनौतियां पेश आ रही हैं। सबसे पहले उर्मिलेश जी, जो भाषण हेमंत सोरेन का रहा और जिस तरीके से ये पूरी सरकार को बचाया गया, जो जिस तरीके से ट्रस्ट वोट हासिल हुआ, आप इसे कितना अहम मानते हैं? देखिए, मैं हेमंत सोरेन को बहुत नियमित या बहुत रेगुलर ढंग से फॉलो नहीं करता रहा हूं, लेकिन मैं उनके पिताजी शिबू सोरेन जब राजनीति में थे, खासकर बिहार में विधायक थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता थे, फिर दिल्ली में आए, तो उस दौर में मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को, उनकी राजनीति को कवर करता रहा। लेकिन मुझे जो अनुमान है या मेरा जो आकलन है कि हेमंत सोरेन ने सत्ता में आने के बाद कुछ बहुत अच्छे काम किए थे, जो हमें अखबारों की खबरों से, वेबसाइटों की खबरों से पता चलता था। टेलीविजन पर तो खबरें वो नहीं आती थी कि जब बीजेपी की वहां सरकार थी तो 11 साल 9 साल के बच्चों से लेकर और 18-20 साल के नौजवानों तक, युवाओं तक, सब पर अजीब अजीब तरह के केसेस थोप दिए गए थे, और किसी पर देशद्रोह का केस, किसी पर कोई और धारा, और भी खतरनाक धारा, इस तरह की धाराओं पर केस ला दे गए थे। तो हेमंत सोरेन का वो काम मुझे बड़ा पसंद आया था कि उन्होंने बड़े पैमाने पर इस तरह की जो ड्रैकोनियन लॉज का इस्तेमाल करके केसेस लादे गए थे इनोसेंट लोगों पर, फिर ट्राइबल लोगों पर, किसानों पर, उनको भी ड्रॉ किया था। और उसमें विनोद जी की जो पार्टी है वो भी इस पर काफी सरकार पर दबाव पहले से डाले जा रही थी, और चूंकि ये लोग समर्थन कर रहे थे सरकार का, तो एक दबाव सबका था। और हेमंत सोरेन का ये इनिशिएटिव मुझे लगता है बहुत काबिले तारीफ था। इसके बाद भी उन्होंने कई अच्छे काम किए, जिसकी समय समय पर जानकारी हम लोगों को मिलती रही। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन की जो सरकार से जो अपेक्षा आदिवासियों की थी, दलितों की थी, ओबीसी कम्युनिटी के बड़े पैमाने पर जो लोगों की थी, किसानों की थी, मजदूरों की थी, तो उस पर वो बहुत, मुझे ऐसा नहीं लगता कि 100% वो उस पर कामयाब साबित हो रहे थे, या लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे थे कि जो चाहा वैसा ही शासन चल रहा है। शासन की बहुत सारी कमियां भी हाल के वर्षों में उजागर हो रही थी, और आदिवासियों में और गरीबों में भी एक असंतोष सा था कि यह सरकार को और अच्छी चलनी चाहिए थी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं चल पा रही है। क्यों नहीं चल पा रही है?
लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव बिल्कुल नजदीक आने के साथ, लोकसभा चुनाव में कह रहा हूं, वैसे भी विधानसभा चुनाव भी वहां 2024 के अंत में होना है, तो वो एक जो हाथ डाला उन पर, हेमंत सोरेन पर, बहुत समय से उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये चुनाव से ऐन पहले जो हाथ डाला, एक तरह से उनको हीरो बना दिया। जो एक नाराजगी जनता में थोड़ी बहुत रही भी होगी 5 साल की, होता है कि 4-5 साल सत्ता चलाते हैं तो लोगों की एंटी इनकम्बेंसी जो है एक होती है, तो मुझे लगता है कि अगर इनके साथ कुछ भी ना हुआ होता तो एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत बनी रहती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से ऐन पहले इनको छेड़कर इनको वाकई हीरो बनाया है। और मेरा यह मानना है कि आज की तारीख में आदिवासियों के, गरीबों के, उत्पीड़ित समाज के लोगों के जो दुख दर्द को लेकर जो इनसे नाराजगी रही कि उनके दुख दर्द क्यों नहीं प्रॉम्प्टली दूर किए गए, उनको एड्रेस क्यों नहीं किया गया उनके मसलों को, उस पर जो कुछ थोड़ी बहुत जो विफलताएं या अधिक विफलताएं जो भी रही हूं, मैं उतना एक्यूरेट नहीं बोल पाऊंगा, मुझे इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से नाराजगी रही है, ये दिखता रहा है। तो मुझे लगता है कि जनता में अब हेमंत सोरेन की एक अच्छी छवि स्थापित हुई है। लोगों को लगा है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है और ये अन्याय बर्दाश्त के काबिल नहीं है, क्योंकि अगर फिर से वैसी सरकार आ गई जो बीजेपी की सरकार थी इनके पहले, तो वो तो और खराब सरकार होगी। तो मैं समझता हूं कि लेसर इविल हैज बिकम ए हीरो। ये स्थिति है आज की तारीख में। और एक बात और, जो उन्होंने भाषण जो दिया, मैं मानता हूं कि इतना अच्छा भाषण हाल के वर्षों में जो उत्पीड़ित समाज के नेता हैं, चाहे यूपी के हों, चाहे बिहार के हों या झारखंड के हों, इतना नपा तुला, तार्किक और बहुत ही सुसंगत जो एक जो एड्रेस है, संबोधन है, वैसा हाल के वर्षों में नहीं सुना गया। जिस तरह जी। से वो चीजों को व्याख्यायित कर रहे थे और बीजेपी पर अटैक कर रहे थे, इसमें करेज ही केवल नहीं था, इसमें सिर्फ साहस। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में दो बड़ी पार्टियां हैं विपक्ष की, दोनों के नेता बोल नहीं पाते हैं, दोनों के नेता बीजेपी के खिलाफ खड़े नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति खड़ा हो रहा है, एक नेता खड़ा हो रहा है, मैं समझता हूं कि जनता तमाम अपनी शिकायतें छोड़ देगी और कहेगी कि जरूर आप हमारे नेता बनने लायक हैं। तो ही आई थिंक हेमंत सोरेन ने गेन किया है, बहुत सारी जो उनकी कमियां थी वो छुप गई हैं और वो एक हीरो के रूप में इमर्ज किए हैं। जी हाँ, एक व्यक्ति को, जिसको, नेता को जेल में भेजने की कोशिश की गई है, वो जेल से बाहर निकल के आया तो एक राजनेता बन चुका था, एक स्टेट्समैन बन चुका था। इससे पहले कि विनोद जी की तरफ जाऊं, अजय, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं कि सवाल मेरा यही होगा कि झारखंड राज्य में जिस तरह से ये पूरा नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला हमें, और सीधे तौर पर विपक्ष की सरकार पर एजेंसियों के जरिए मोदी सरकार का हमला, उसमें जिस तरह से फटकार लगाई ईडी को, न सिर्फ के हेमंत सोरेन ने बल्कि बाकी पार्टी के नेताओं ने भी जिस तरह से सीधे सीधे खुलकर ईडी के खिलाफ मोर्चा खोला है, ऐसे में 2024 के चुनाव के मद्देनजर जो कुछ ही हफ्तों में होने वाला है, जो सरकारी एजेंसियां हैं उनको जनता कैसे देखेगी, और जो लोग नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करना चाहते या उनके वोटर भी हैं लेकिन हो सकता है बहुत पक्के कमिटेड वोटर ना हो, वो जो ये एजेंसियां हैं इनके रोल का और उनका राजनीतिकरण जो हो रहा है उसको कैसे देखेंगे? जी, ज्यादातर जो अब ये जिस तरीके से चल रहा है, हेमंत सोरेन पे जो ईडी का एक्शन हुआ, वो पहला विपक्षी नेता पर एक्शन नहीं है, बल्कि अब ये सुव्यवस्थित तरीके से जो जांच की जो एजेंसियां हैं वो विपक्षी लीडरों पर एक तरीके से हमला बोले हुए हैं। और अब जैसे पहले वो 2013 में कहा गया था कि सीबीआई केस्ड पैरट है, अब वो केस्ड पैरट से कई ज्यादा अब हो चुका है। अब पूरी तरीके से अगर आप सिर्फ आंकड़े ही देखें तो ईडी के जो 2014 से लेकर जो 2024 तक जितने भी केसेस है, बहुत उसमें 97% के लगभग, जो कि आज प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में उजागर भी किया, 97% के लगभग जो केसेस है वो विपक्षी नेताओं पर है। और लगातार ये बात लोग जनता के सामने, तो ये बात इस सामने है ही कि किस तरीके से विपक्षी नेताओं के सामने ये एक बड़ा चैलेंज के रूप में सीबीआई और ईडी के जो एक्शन है वो हो रहे हैं। और ये बात भी विपक्ष का जो है वो जनता तक मेरे हिसाब से पहुंचने में सक्सेसफुल हुआ है कि अगर आप बीजेपी में चले जाते हैं
जैसे अजीत पवार चले गए, जैसे हिमंत बिस्वा शर्मा चले गए, तो वो एक तरीके से बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुलकर उनके खिलाफ सारे केसेस या तो बंद हो जाते हैं या तो बड़ी धीमी गति से चलते हैं। लेकिन जो बात यह है कि आप हेमंत सोरेन का ही अगर आप केस देखें, तो उनका केस है एक भूइंर जमीन के लैंड स्कैम, जो 8.5 एकड़ की ही जमीन है। भूइंर जो जमीन है वो हेमंत सोरेन ने खुद ही कहा कि ना वो बेची जा सकती है ना खरीदी जा सकती है। तो इस तरीके के केसेस, इससे कई बड़े केसेस आप भारत के जितने भी फैमिली कोर्ट्स है और सिविल कोर्ट्स है वहां पे चलते रहते हैं, मगर ईडी ने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ऐसे छोटे केस में गिरफ्तार कर लिया है और ऐसे वैसे गिरफ्तार नहीं किया है, छापे मारे यहाँ पर दिल्ली के रेसिडेंस में उनके, और उनको इस तरीके से मजबूर किया कि आप आकर क्वेश्चन करें। नहीं, और अजय, यहाँ दर्शकों को यह भी याद दिलाना जरूरी है कि एक मुख्यमंत्री के ऊपर जिसका कितना बड़ा राजकोष होता है, सैकड़ों करोड़ रुपए का राजकोष होता है, उसमें 8 करोड़ रुपए के लिए उस आदमी को नामित किया जा रहा है, ये भी अपने आप में हास्यास्पद नहीं है क्या? जी बिल्कुल। और सिर्फ यही केस नहीं, आप देखिए तेजस्वी यादव को भी जो पूछताछ ईडी कर रही है, वो लैंड फॉर स्कैम्स केस में कर रही है, जो 2004 से लेकर 2009 तक हुआ है। ऐसे एलिगेशन है कि ग्रुप, ये जब लालू प्रसाद रेलवे मिनिस्ट्री में थे, तो ग्रुप डी की नौकरियां निकाली, जिस नौकरियों के को बांटने के बजाय उन्होंने अपने नाम पे जमीन करवाया। तो आप उसमें तेजस्वी की पूछताछ कर रही है। 2004 से 2008 तेजस्वी यादव 34 साल के हैं और उनकी बहनें हिमा यादव और मिसा भारती भी उनमें सीबीआई की चार्जशीट और ईडी की चार्जशीट में है। तो 2004 से 2009 के बीच में तेजस्वी यादव 16-17 साल के ही होंगे, आज 34 साल के अगर है, तो आप किस आधार पर ऐसे छोटे छोटे केसेस में लगातार, ये तो ये बात सही है। और मुझे लगता है अगर विपक्ष किसी बात को उजागर कर सकती है तो ये उन्होंने उजागर कर दिया है, और एक तरीके से कल प्रधानमंत्री को मजबूर किया कि पार्लियामेंट की जो अपनी स्पीच में ये वाला जो एलिगेशन लगा रही है विपक्ष, उसका आंसर करे उन्होंने। लेकिन पूरी तरीके से इसका आंसर ना करते हुए उन्होंने ये कहा कि वो राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं, जो सारी जांच एजेंसियां हैं और ये जो काला पैसा है उसको वो निकाल के लेके आ रही है। और उन्होंने पूरी तरीके से कांग्रेस के जमाने में कैसे सिर्फ ईडी 5,000 करोड़ रुपए ही वापस ला पाई थी, लेकिन अब 1 लाख करोड़ के आसपास ईडी ने फिर से वापस लिया है। तो उनको प्रधानमंत्री ने एक अलग स्पिन दिया है इसको, बिल्कुल, और इसको अलग ही मोड़ उन्होंने दे दिया। और इसके अलावा अजय, ये भी याद दिलाना चाहती हूँ मैं अपने दर्शकों को कि जब हम भी इस वक्त बात कर रहे हैं, आज ही के दिन आम आदमी पार्टी, उनके नेताओं पर भी छापे पड़ रहे हैं। छापों की जो पूरी राजनीति, ऐसा लगता है कि पूरी तरह से ये जो डिस्क्रेडिटेड हो चुकी हैं ये पूरी संस्थाएं, शायद इनमें जो अधिकारी, जो बाबू काम कर रहे हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से वो अपने जो सियासी आका हैं उनके लिए जवाबदेह साबित हो रहे हैं, बजाय इसके कि आम जनता और संविधान के प्रति उनको जवाबदेह होना है। विनोद जी, मुझे ये बताइए सबसे बड़ी बात तो कि क्या आपकी पार्टी और आपकी जो सरकार है, क्या उनके अंदर एक नर्वसनेस पैदा हुई कि क्या सरकार गिर जाएगी, पार्टी टूट जाएगी? कितनी बड़ी चुनौती थी ये? किस तरह से इस पूरे माहौल को देखें हम? नहीं, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि झारखंड के संदर्भ में, अन्य राज्यों में तो दिखाई है, लेकिन झारखंड के संदर्भ में ईडी के हाल में जितनी भी कार्रवाइयां हैं, इससे बहुत ही स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार का मसला कोई था ही नहीं। मामला सिर्फ ये है कि विपक्ष के नेता को, विपक्षी सरकार को गिरफ्तार किया जाए। इसलिए प्रॉब्लम ये हो रही थी इस जमीन घोटाले से पहले भी, अगर देखें कि ईडी, सीबीआई जहां जहां भी हाथ डाल रही थी, वो सारे मामले, चूंकि झारखंड अलग होने के बाद से सबसे ज्यादा शासन में भारतीय जनता पार्टी यहाँ रही है। हेमंत सोरेन तो अभी 4 सालों से व्यवस्थित तरीके से आए हैं, इसके पहले एक छोटा सा कार्यकाल था। तो दिक्कत ये हो रही थी कि जब भी ये कर रहे हैं, और इसीलिए उसमें तब कोई राजनीतिक संरक्षण पे सीबीआई नहीं जा पा रही थी। आप देखें झारखंड में जेपीएससी घोटाला था, सीबीआई जांच कर रही थी, बाबूलाल मरांडी इनके पहले मुख्यमंत्री थे, तो वहां राजनीतिक संरक्षण पे कोई गिरफ्तारी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी जब हेमंत सोरेन की सरकार सत्ता में आई तो पहला मनरेगा घोटाले पे हुई। उस मनरेगा घोटाले में तो मैं सबसे ज्यादा रहा हूं, हमारे ही प्रश्न पे सवाल हुआ था, हमारे प्रश्न पे ही जांच हुई थी, उस पे ही जांच पे रघुवर दास ने उस जांच को दबाने के लिए फिर अलग से कमेटी बनाई थी। पूजा सिंघल इस मामले में गिरफ्तार है। तो उस मामले की भी जब तह खोली गई तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में जा रही थी।
वहां भी वो क्लोज कर दिया गया राजनीतिक संरक्षण का मामला। दूसरा फिर मामला उठाया इन लोगों ने, इसका मामला खनन घोटाले का मामला, वहां भी जब जांच आ रही थी तो खुद रघुवर दास के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे सरजू राय जी ने पूरे विस्तार से बताया कि वह भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा रघुवर दास के शासनकाल में ढुलाई हुई खनिज की भी, तो सारे खिड़की दरवाजे जितनी खुल रहे थे भ्रष्टाचार के, वो सारे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की ओर जा रहे थे। तो उन सारे मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जब उन सारे मामले में कोई सबूत नहीं मिला हेमंत सोरेन जी के खिलाफ में, या मिले तो उसमें ज्यादा जो भारतीय जनता पार्टी है, तब ये जमीन का मसला हुआ। इस जमीन के भी मसले की सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले नगर विभाग ने ही मुकदमा दर्ज किया, ईडी की तो उसमें बाद में एंट्री हुई। जिस नगर विकास विभाग ने फर्जीवाड़े पे मुकदमा दर्ज किया हुआ है, उस विभाग के मंत्री समय हेमंत सोरेन जी थे, नगर विकास विभाग के। तो मुकदमा जब दर्ज हुआ उसके बाद ईडी की एंट्री होती है, और ईडी की एंट्री के आधार ने जो देखा भी होगा, जो चार्जशीट भी, इसमें कभी राशि का मामला ही नहीं है 8 करोड़ की, 8 एकड़ जमीन का मसला है वो, कि भाई ये हेमंत सोरेन जी ये जमीन खरीदना चाहते थे। खुद ईडी के भी रिपोर्ट में यह नहीं है कि उन्होंने खरीदा है, कि ये जमीन लेना चाहते थे, और इस आधार पर जो है उनके ऊपर जो है ये कार्रवाई जो सो हुई है। तो ये बहुत ही स्पष्ट है इसमें लेकर के, और कोशिश तो लगातार हो रही थी। इसके पहले भी अलग अलग आप छिटपुट देखें तो कोविड के बाद से ही, कि जिस तरह से महाराष्ट्र में, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकारें गिरी, झारखंड में भी लगातार ये कोशिश हुई थी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो थोड़ी बनावट, थोड़ी जो रीजनल पार्टियां हैं, कांग्रेस या दूसरे चर्च को देखें तो अलग है, तो ये सफलता, तो इन्हें इस बार था कि भाई अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाती है तो गिरफ्तारी के आधार पर जो है वो पार्टी के अंदर जो है एक टूट हो जाएगी। लेकिन जाहिर सी बात है, उर्मिलेश जी ने कहा कि जो इस सरकार से भी थोड़ा बहुत कुछ मामले में असंतोष था। हेलो जी बिल्कुल, आवाज जा रही है हमारी? जी आ रही है। जो भी सरकार से असंतोष था, वह भी असंतोष जो है इससे बल्कि कम हुआ। लोगों ने ये माना, लोगों ने ये देखा कि ये जानबूझ करके प्रताड़ित करने वाली कार्रवाई है। मैं वापस आती हूँ विनोद जी की तरफ। उर्मिला जी, मुझे ये सबसे पहले आप बताइए कि जो भाषण जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि काफ़ी बेहतरीन ये भाषण था, मैंने भी सुना, और बहुत ज़माने बाद एक अच्छा भाषण सुनने को मिला, और ख़ासकर एक ऐसे प्रधानमंत्री के बरक्स जिनको कहा जाता है कि बड़े बेहतरीन वक्ता हैं, ऐसे ज़बरदस्त ओरेटर हैं, वो तो बिल्कुल विपक्ष में उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। ऐसे में उन तमाम खामियों के बावजूद जिनको आपने रेखांकित किया, जो ट्राइबल और जो आदिवासी लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनके एक तरह के नेता के तौर पर जो पेश किया, एक छोटा राज्य है झारखंड, लेकिन देश भर में एक देशव्यापी जो आबादी है ट्राइबल्स की, जो आबादी है पिछड़े लोगों की, उसके एक नेता के तौर पर उन्होंने अपने को पेश किया हेमंत सोरेन ने। इसको आप कितना अहम मानते हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भी, और जब अगले विधानसभा चुनाव भी होंगे झारखंड में? लेकिन उससे पहले मैं लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र आपसे जानना चाहती हूँ, कितनी अहम है ये बात कि उन्होंने अपने को एक दलित, आदिवासी, पिछड़ों के एक बड़े नेता के तौर पर उन्होंने पेश किया? क्या लोग मानेंगे उन्हें अपना नेता? देखिए, ये इस सवाल में भारत की भावी राजनीति की तस्वीर छुपी हुई है, जो आप सवाल पूछ रही हैं। अगर इसका जवाब तलाशा जाए ईमानदारी से, किसी बायस के बगैर, तो भारत की जो भावी राजनीति है उसकी तस्वीर मुझे इसमें दिखती है। और वो कैसे, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि देखिए, जहां जहां इस तरह की रीजनल पार्टीज हैं जिनको एक खास तबका समाजशास्त्रियों का या विद्वानों का आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से जुड़ा संगठन बताता है, या कई जगह जो छोटे वामपंथी ग्रुप्स हैं, इनको भी एक खास नजरिए से देखता है ये सेक्शन विद्वानों का, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा कामयाबी के साथ अपनी जनता जो वहां की है उसको रिप्रेजेंट ही केवल नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऑटोक्रेटिक जो एक रिजीम आज सामने है उसका मुकाबला भी इस साहस के साथ कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी साउथ में जो सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, वो आज की तारीख में अगर कामयाबी उसको कहीं मिलती नजर आती है तो साउथ के कुछ राज्यों में है। जो सेंट्रल प्रोविंसेस हैं, खासकर मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ भी आप थोड़ी देर के लिए शामिल कर लीजिए, उसमें महाराष्ट्र है, तो इन जगहों पर भी उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। एक समय महाराष्ट्र में
अकेले अपने दम पर वो किसी भी और चुनौती का सामना करने को तैयार हो सकती थी, लेकिन आज की तारीख में नहीं है। जब तक कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे ग्रुप और एनसीपी का शरद पवार गुट, अब तो शरद पवार गुट ही कहना पड़ेगा, वो साथ ना हो, तो ऐसी स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, जिसको सीपीआईएमएल जैसी ताकत बाहर से समर्थन दे रही है, तो ये जो एक जो गठबंधन इमर्ज करता है झारखंड में, मैं समझता हूं कि सिर्फ वही चुनौती दे सकता है कांग्रेस, बीजेपी को, आरएसएस को। क्योंकि उसका नेतृत्व जमीनी स्तर की राजनीति से जुड़े झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हो रहा है। उसका नेतृत्व जो है कांग्रेस के पास नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ऐसे राज्यों में लीडरशिप में आने की स्थिति में नहीं है, और लीडरशिप में अगर आएगी भी तो दरअसल वो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती है, क्योंकि दोनों का जो क्लास है, दोनों का जो सोशल बेस है, वो लगभग एक है। यानी जो एक समय कांग्रेस बहुत ताकतवर पार्टी हुआ करती थी 90 से पहले, उसी बेस पर खड़ी है आज बीजेपी। तो बीजेपी आज की कांग्रेस है विद मोर कम्युनल एंड मोर ऑटोक्रेटिक आइडियोलॉजी। तो जो कांग्रेस उस दौर की कांग्रेस थी, अब वो खत्म हो चुकी है, उसका कुछ बचा नहीं है, बहुत कमजोर स्थिति है। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा में बहुत अच्छी तरह अपने को पेश कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो एक इंडिविजुअल के रूप में अपने को पेश कर रहे हैं। उनकी पार्टी भी इन राज्यों में अपने को पेश नहीं कर पा रही है। अब आप सोचिए कि वो सामाजिक न्याय के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं राहुल गांधी, ताकि इन राज्यों में वो अपने को एक नया आधार तलाश लें, सोशल बेस एक तलाश लें, दलित, ओबीसी, आदिवासी, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को अपना सोशल बेस बनाए, पहले जो नहीं उस तरह से थे। लेकिन उनकी पार्टी इन तीनों राज्यों में, अगर आप देखिए, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, तीनों राज्यों में उनकी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है, एक ही कम्युनिटी के 3 नेताओं के हाथ में है। राजेश ठाकुर, मैं किसी व्यक्ति पर नहीं जा रहा हूं, राजेश ठाकुर झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड में कांग्रेस के लीडर हैं, वो भूमिहार कम्युनिटी से आते हैं। बिहार में अखिलेश जी आते हैं, अखिलेश प्रताप सिंह आते हैं, वो भी उसी कम्युनिटी से हैं। उत्तर प्रदेश में अजय राय आते हैं, वो भी उसी कम्युनिटी से आते हैं। ये कम्युनिटी हार्डली 2-3%, 4% हो सकती है, 2-3% होगी। मैं कम्युनिटी की क्वांटिटी पर नहीं जा रहा हूं, उसकी संख्या पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो तीनों लीडर हैं, ये जिस सोशल बेस से आए हैं, जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से आए हैं, वो पूरी की पूरी सामाजिक पृष्ठभूमि के जो लोग हैं आज बीजेपी के साथ हैं। तो कांग्रेस की विडंबना यह है कि उसके पास राहुल गांधी तो हैं, लेकिन उसके पास कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी नहीं है, उसके पास वो सोशल बेस नहीं है। जिस सोशल बेस को कांग्रेस के नेता रिप्रेजेंट करते थे, वही सोशल बेस पूरी तरह ट्रांसफर होकर बीजेपी में आ चुका है, और वो ज्यादा कम्युनल वो पहले भी था, ऑटोक्रेटिक वो पहले भी था, क्योंकि फ्यूडल स्ट्रक्चर का वो एक हिस्सा था। आज जो स्थिति है कि वो बीजेपी के साथ है। तो अभी जो मुझे लगता है कि इन प्रांतों में, इन क्षेत्रों में रीजनल जो पार्टीज हैं या दूसरे ढंग की और पॉलिटिकल पार्टी जिनकी अपनी एक आइडियोलॉजिकल पहचान है, वही केवल बीजेपी को बेहतर ढंग से चुनौती दे सकती हैं। और कांग्रेस राहुल गांधी की अगुवाई में अगर इनसे कोऑपरेट करे, तो मुझे लगता है कि एक कांग्रेस की उस लीडरशिप का भी भला होगा जो अपने लिए नया सोशल बेस तलाश रही है। लेकिन अगर वो पुराने सोशल बेस में ही केवल छटपटाती रहेगी, अपने को तलाशती रहेगी, तो कांग्रेस का सत्यानाश होना अवश्यंभावी है। इसलिए मुझे लगता है कि आज की तारीख में झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई झारखंड में संपूर्ण विपक्ष के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत जरूरी एक मैं समझता हूं कि एक विमर्श है। और यही स्थिति बिहार में है। बल्कि बिहार के नेताओं के बारे में मेरा ये कहना है कि उनको भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता की जो इनिशिएटिव उनका जो है, उससे सीखने की जरूरत है कि वो भी उसी साहस के साथ मुकाबला करें। जी हाँ उर्मिला जी, मैं इसी सवाल को लेकर अजय के पास जाना चाहती हूँ। आपकी बारीक नज़र ने यह भी देख लिया कि जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व की राजनीति भी बहुत ज़रूरी है कि जिन समुदायों की आप बात कर रहे हैं, उन समुदायों के नेताओं को आपने कितनी जगह दी है। ये बहुत बेहतरीन आपने बात कही, और जाहिर एक राजनीतिक छात्र, विज्ञान के छात्र के तौर पर आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन अजय, अभी राहुल गांधी ने जब पिछली बार कास्ट सेंसस की उन्होंने बात की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि उन्हीं के पार्टी के नेता जनता तक वो बात पहुँचा नहीं पाए।
पाए और मुझे नहीं लगता कि कास्ट के मुद्दे पर, कास्ट सेंसस के मुद्दे पर उन्हें कोई खास वोट मिल पाया। अब उन्होंने फिर एक नई बात कही है, उसे क्या शिगुफा हम कह दें कि 50% से ज़्यादा हम आरक्षण को बड़ा करेंगे। लेकिन उर्मिला जी ने भी याद दिलाया कि इन तीनों राज्यों में जो अपर कास्ट है सिर्फ उन्हीं के पास नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का। तो ऐसे में जब रिजर्वेशन की बार बार वो बात करते हैं, उस पिच को छेड़ते हैं, आज खास दिन उन्होंने इस बात को कहा जबकि पूरे तरीके से आदिवासी और पिछड़े जो स्फीयर है इसी यूनिवर्स में चर्चा हो रही है। ऐसे में इस बयान को आप कितना अहम मानते हैं? और दूसरे जिस बात को उर्मिला जी ने उठाया, जिस रिप्रेजेंटेशन का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या वो कितना जरूरी आप समझते हैं? अजय बोले उसके पहले एक लाइन मैं जोड़ दूं। अजय माफ कीजिएगा, एक लाइन केवल। आरफा, मेरा यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं वो कास्ट सेंसस पर बात कर रहे हैं कि वो होनी चाहिए और ये जायज है। लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी में जो 95% जो नेता हैं वो दरअसल इसके बिल्कुल विरोध में हैं। और आप अगर अंदरूनी तौर पे मतदान करा लें तो आप पाएंगे कि 95% से भी ज्यादा लोग उत्तर भारत में इसका विरोध करेंगे। सिर्फ कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, तेलंगाना में थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, बल्कि ज्यादा मिलेगा। जी जी भाई, मैं उर्मिलेश जी की बातों से पूरी तरीके से सहमत हूं कि कांग्रेस को एक तरीके से एक रीबर्थ लेना होगा, एक नया जन्म लेना होगा और उनको एक तरीके से ये करना होगा। लेकिन आपने जो सवाल पूछा उसी सवाल में ही वो जवाब छुपा हुआ है कि कास्ट सेंसस की बात लगातार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले राहुल गांधी ने किया। यहां तक कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जहां पे सारे मुख्यमंत्री बैठकर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम कास्ट सेंसस कराएंगे। लेकिन ये बात आप कोई भी ग्राउंड रिपोर्टर से पूछ लीजिए कि नीचे में ये बात डिस्कस हो रही थी या नहीं हो रही थी कि कांग्रेस ने कुछ इस तरीके से प्रॉमिस किया है, तो वो सभी कहेंगे कि कोई उसका रिकॉल वैल्यू नहीं है, कुछ उस तरीके की बातचीत नहीं हो रही है और वो पॉलिटिकल चर्चा में नहीं है। तो बात ये है कि कांग्रेस के नेता चाहे जो भी ट्विटर या फेसबुक पे कहे, नैरेटिव के लेवल पे अब बीजेपी का सामना करना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना मीडिया उनकी बातें दिखाएगा और कांग्रेस की अपनी गलती है कि वो 5 साल जो अभी विपक्ष में बैठे हुए थे, तो वो अपना ग्राउंड कनेक्ट बनाने में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो ऊपर की लीडरशिप इश्यूज को लेकर जूझते रहे, कौन उनका नेता बनेगा। उदयपुर डिक्लेरेशन में जब उन्होंने इतनी सारी बातें की कि कैसे उनको अपने संगठन के स्तर पर किस तरीके से ओबीसी, ईबीसीज और दलित और आदिवासी लीडरों को प्रमोट करना होगा, उसका 3 साल, अब तो चुनाव आने वाले हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें जब तक ये नहीं होगी तो कांग्रेस का नेचर नहीं बदलेगा। और कांग्रेस का नेचर बदलने के लिए ऊपर से एक हाई कमांड, एक स्ट्रांग होना होगा जो कंफ्यूजिंग मैसेज ना दे। आप यही देखिए ना, सिर्फ इस कास्ट सेंसस के बारे में नहीं, आप हिंदुत्व के मैसेज में लीजिए। जो राहुल गांधी आज आरएसएस के सबसे बड़े विपक्ष के रूप में, एक नेता के रूप में उभरे हैं, लेकिन वहीं पर अगर आप देखें, कमलनाथ को देखें और भूपेश बघेल को देखें, तो वो लगातार राम मंदिर की बात कर रहे हैं। जिस दिन जनवरी 22 को राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था और हाईकमांड ने ये डिसीजन लिया था कि वो वहां नहीं जाएंगे, तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के ऑफिस में वहां के जो कांग्रेस नेता है वो राजीव गांधी की सराहना कर रहे थे कि अगर वो नहीं होते तो आज प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता, वो ताले नहीं खुलते। तो इतना कंफ्यूजिंग मैसेज। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का जो नेशनल फुटप्रिंट है, अगर बीजेपी का जो नेशनल फुटप्रिंट से कंपेरेबल है, बाकी जो रीजनल क्षेत्रीय दल जो है वो अपने अलग अलग जगहों पर हैं और वो उनका एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो लगातार, क्योंकि हम हेमंत सोरेन की बात कर रहे थे, तो हेमंत सोरेन हुए, तेजस्वी यादव हुए या ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी हुए, जो भी क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ आने के लिए इंडिया गठबंधन में आए थे, उनके खिलाफ अब एक्शन हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? और लगातार ये चीज पैटर्न हमें समझने की जरूरत है कि आप पिछले पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 4 या 8 जितने भी आप स्पीचेस उठाकर देख ले, उन्होंने क्षेत्रीय दलों पे हमला नहीं बोला है, उन्होंने लगातार सिर्फ कांग्रेस पे हमला बोला है कि क्योंकि वो जानते हैं
कि अगर कोई बीजेपी को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो कांग्रेस ही रिप्लेस कर सकती है, क्योंकि नेशनल फुटप्रिंट बीजेपी से कंपेरेबल है उनका। अगर कांग्रेस रिवाइव करती है तो सीधा सीधा बीजेपी को नुकसान होगा। और ऐसे अगर लोकसभा के हिसाब से भी देखें तो 270 की सीटों के लगभग ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस का डायरेक्ट मुकाबला होता है। तो ये जो है कि ये सीधा सीधा जो हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इन पे ये जो हमला बोला जा रहा है, इसके दो पहलू है। एक तो हेमंत सोरेन ये है कि भाई तुम अगर ऑपोजिशन पॉलिटिक्स करना है तो करो, लेकिन कांग्रेस की जो जड़ें हैं वो मजबूत मत करो, कांग्रेस को स्ट्रेंथन मत करो। आपको करना है तो आप अपनी तरीके से कीजिए, लेकिन किसी भी तरीके से जो इंडिया का जो अलायंस हो रहा था, जहां पे कांग्रेस को सेंटर में रखकर सारे क्षेत्रीय दल आगे बढ़ रहे थे, वो मत आप करो। तो वो एक सीधा सीधा ये है। और साथ में ये है कि लगातार जो हेमंत सोरेन और आप कर्पूरी ठाकुर को आपने भारत रत्न दिया, तो वो आप ईबीसी जो तबका है वहां पर आप उसको आरजेडी में जाने से रोकना चाह रहे हैं तेजस्वी के खिलाफ करके। अजय, बस आखिरी सवाल अब विनोद सिंह जी से मैं आखिरी सवाल पूछ कर एक पॉइंट बस, झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर आप 2014 से लेकर 2024 तक देखें तो बीजेपी ने 2014 और 19 में ऐसे भी जहां जहां आदिवासी बहुल सीटें हैं वहां पर भी बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा। लेकिन पिछले 5 सालों में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस तरीके से सीपीआईएमएल कांग्रेस का जो गठबंधन है वहां, और सीएनटी एसपीटी एक्ट को लेकर आदिवासी बहुत ही बीजेपी से भड़के हुए थे और वो एक तरीके से उनका ध्रुवीकरण होकर वो अपोजिशन की तरफ जा रहे थे। तो वहां पर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके एक तरीके से लीडरलेस ऑपोजिशन तैयार करना चाहते हैं, जहां पर वो प्रधानमंत्री के भाषण, पीवीटीजी, आदिवासियों के लिए हमने ये कर दिया, या द्रौपदी मुर्मू के लिए ये को उनको ऊपर पहुंचाया, ये वाला जो मैसेजिंग करके आदिवासी को अपनी तरफ करना चाहते हैं। तो बीजेपी लगातार पॉलिटिकल एक्शन करती है। उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो विपक्ष एक तरीके से धाराहीन लगती है, डायरेक्शन लेस दिखती है, और कोई उनके पास स्ट्रेटेजी नहीं होता हुआ दिखता है मुझे। आखिरी बात विनोद जी, अब बताइए कि पहली बात तो क्या आपको लगता है खतरा पूरी तरीके से टल गया है? सवाल का पहला हिस्सा। दूसरे ये है कि अब से लेकर और लोकसभा चुनाव तक, विधानसभा की हम बाद में बात करेंगे, किस तरह की चुनौतियों से होकर गुजरेंगे झारखंड में आपकी पार्टी? आप जाहिर है जिसको आप समर्थन दे रहे हैं, जेएमएम, उसको भी। देखिए, पहली बात तो बीजेपी की यही कोशिश थी कि सही कहा अजय जी ने, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी करके, और खास करके जिस तरीके से ये फैलाया जा रहा था हेमंत सोरेन और अपने घर और परिवार से इस तरह की पार्टियां रीजनल और बाहर नहीं निकल पाती हैं, और वो केंद्रित करें, तो इस मामले में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की रणनीति बेहतर रही है और इसमें तो भाजपा को परास्त किया है। न सिर्फ ये हुआ बल्कि इससे सहानुभूति में बल्कि दायरा भी बढ़ा है पूरा, और आदिवासी समाज मजबूत हुआ है, और खुद चंपई सोरेन जी कोल्हान के इलाके से हैं और ये चीजें बढ़ी हैं। दूसरी बात, अभी इस तरह की जो ताबड़तोड़ घटनाएं हुई और इनके गिरफ्तारी से ही सिर्फ मसला होता और सरकार बनाने में ये विलम्ब और इसकी परेशानियां खड़ी नहीं होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा लाभ मिलता। लेकिन अब ये लोगों ने स्पष्ट हुआ कि मामला सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट को, सरकार को ये करना है। इसलिए जो थोड़ा बहुत असंतोष चल भी रहा था कई मामलों में, सरकार ने, खास करके झारखंड जहां भूख से मौतों के लिए जाना जाता था रघुवर दास के शासनकाल में, जहां सबसे ज्यादा परेशानियां होती थी, ये सरकार ने ग्रीन कार्ड के माध्यम से, ये सरकार ने ग्रामीण सड़कों के माध्यम से, और खास करके यूनिवर्सल पेंशन जिसका दायरा बढ़ा करके इन्होंने एससी एसटी में 50% के जितने भी लोग हैं सबको पेंशन, महिलाओं के लिए भी आयु सीमा 50 साल कर दी, और तमाम जिसमें बीपीएल एपीएल की कोई चक्कर नहीं है, तमाम महिलाएं जो 50 साल से ऊपर हैं सबके ये दायरा का विस्तार किया था। तो अभी अगर आप कुल मिला करके देखें तो एक बार फिर से जिस आकांक्षा के साथ, और सबसे बड़ी बात है कि एक लंबे समय तक लोगों ने झारखंड में देखा है, आदिवासी लोगों ने देखा है, तमाम लोगों ने जल जंगल जमीन के मसले हो, जितने ज्यादा हमले, जितने ज्यादा उत्पीड़न हुए हैं, ये पूरे 4 सालों में ये राहत रही है। इसलिए एक तरीके का जो वोटर वर्ग है जो भाजपा को हरा करके विधानसभा में इस गठबंधन को किया था, वो लगभग इंटैक्ट है। जी हाँ,
बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका। चुनाव जैसे नज़दीक आएंगे दोबारा आपसे बातचीत करेंगे और जाहिर है झारखंड की जो मौजूदा सरकार जो बच गई है उसके लिए भी बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, जिसकी शुरुआत ही उर्मिलेश जी ने कही है कि जो उम्मीदें थीं खासकर एक ट्राइबल मुख्यमंत्री से वो उतनी उम्मीदें उस हद तक नहीं उबर पाए हैं। लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है, जो राजनीति है, जो परामर्श है, डिस्कोर्स है, वही बदल रहा है पूरे तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का चर्चा में भाग लेने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।